हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 7 है। पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। देखिए, किसी भी देश में वहाँ की जो व्यवस्था होती है, अगर वो बहुत बेहतर है तो मतलब हर चीज़ में, चाहे वो सड़क हो, चाहे सड़क हो, चाहे रेल मार्ग वाली व्यवस्था हो, चाहे वायु मार्ग की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे व्यापार का दृष्टिकोण बेहतर हो या पर्यटन का दृष्टिकोण बेहतर हो, तो ये सारी चीज़ें जब बेहतर तरीके से होती हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन की जो दशा है वो अच्छी होती है। अब भारत का जो भू क्षेत्र है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब भारत का जो आकृति है, बनावट है ज़मीन का, वो एक जैसा तो है नहीं। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदानी भाग है, तो कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो कई तरह से समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो अब जैसे अलग अलग भू क्षेत्र है, उसी हिसाब से आने जाने के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। जहां सड़क बनवाने की, ज़्यादातर तो सड़क का ही क्षेत्र है, आने जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल होता है। रेलवे लाइनें हैं, पाइप लाइनें हैं जिनसे जो है सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जल मार्ग हैं, वायु मार्ग हैं। तो जो सड़क परिवहन है, भारत में सड़कों का जो जाल है वो लगभग 62.16 लाख किलोमीटर में या उससे भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसमें एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय और राज्य मार्ग हैं, माध्यमिक और क्षेत्रीय सड़कें हैं, और अन्य जो शहर और गांव वाले क्षेत्र हैं वो वाली सड़कें हैं। क्योंकि सड़क क्या होता है, सड़क के माध्यम से गांव शहरों से शहर जो है और बड़े शहरों से एक दूसरे से संपर्क में जुड़ जाते हैं, और आने जाने की जब सुविधाएं होती हैं तो लोगों का व्यापार भी तेज़ी के साथ बढ़ता है और आने जाने की सुविधा भी, यातायात की सुविधा भी बढ़िया हो जाती है। तो क्षमता के आधार पर जो सड़क को बांटा गया है उनमें स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है। जैसे कि ऐसे राजमार्ग परियोजना भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है, और भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन वाले महाराजमार्गों की योजना शुरू की थी। अब राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं ये देश का प्राथमिक सड़क तंत्र है, और इसके निर्माण, प्रबंध और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की होती है या उनके द्वारा निभाई जाती है। और अनेक जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं भारत में। दिल्ली और अमृतसर के बीच शेरशाह के द्वारा जो बनवाया गया प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड है, शेरशाह सूरी के द्वारा जो बनवाया गया था, वो पेशावर से कोलकाता के बीच जो वाला है क्षेत्र, जिसे आज भारत पे NH1 के नाम से जाना जाता है। और वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो है उसको NH7 भी कहते हैं और दक्कन रोड भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उनमें देखिए, राज्य मार्ग जो है, तो राज्यों की जो राजधानियां होती हैं उनको जिला मुख्यालय से जो जोड़ने वाली सड़क होती है उसको राजमार्ग कहते हैं। जो राजधानी से जो है जिले की तरफ जो सड़क होती है बनी हुई, और इन सड़कों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के द्वारा, जो राज्य के सार्वजनिक निर्माण का विभाग होता है उसकी होती है। फिर जिला की जो सड़कें होती हैं उनमें ये जिले के अलग अलग प्रशासनिक केंद्र को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, और इन सड़कों की जो व्यवस्था होती है उसकी जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है। फिर सीमांत सड़कें होती हैं, जैसे सड़कों के अलावा जो अभी आपने जाना है राज्य मार्ग और जिला सड़कें या राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके अलावा जो भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क जो संगठन है, जो देश के सीमांत, यानी सीमांत का मतलब जहां बॉर्डर खत्म हो दूसरा राज्य क्षेत्र शुरू हो जाए, तो सीमांत क्षेत्रों की जो सड़क होती है उनके निर्माण और देखरेख ये करता है संगठन, सीमा सड़क संगठन। और ये जो संगठन है ये 1960 में बनाया गया था। इसके अलावा अन्य जो सड़कें हैं वो क्या है, जो गांव के क्षेत्र और गांव को शहरों से जो जोड़ती है।
प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है, जो अभी क्षेत्रीय या आप गांव वाली जो सड़कें होती हैं। तो अब देखिए, पक्की सड़कें होती हैं, कुछ कच्ची सड़कें होती हैं। पक्की सड़क वो होती है जिसे ये सड़कें जो है 12 मास जैसे मौसम के लिए ये उपयुक्त होती हैं पक्की सड़कें। और कच्ची जो सड़कें होती हैं, इन सड़कों का उपयोग सूखे मौसम में ही किया जाता है। तो अब देखिए, सड़क परिवहन के अलावा रेल परिवहन जो है, तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं के और यात्रियों के आने जाने का एक प्रमुख साधन है। और रेल परिवहन के तमाम कार्य हैं, जैसे कि व्यापार में, तीर्थ यात्राओं में, लंबी दूरी तय करने में और सामान को ढोने में, ले जाने और लाने में इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। भारतीय रेल परिवहन के 3 जो गेज हैं, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। तो भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है और देश की पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। इसके बाद देखिए, पाइपलाइन है। तो पाइपलाइन का इस्तेमाल क्या होता है या इनसे लाभ क्या है? तो ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में, यानी खनिज जो तेल है, इनके रूप में परिवर्तित करके पाइपलाइनों के माध्यम से जो तेजी के साथ पहुंचाया जाता है। पाइपलाइनें बिछाने का शुरुआत की जो लागत होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको चलाने की जो लागत है वो कम है। मतलब शुरुआती दौर में जब पाइपलाइन बिछानी होती है तो ज़्यादा जो है खर्चा पड़ता है, लेकिन जब लाइन बिछ जाती है तो इसका कार्य तेज़ी के साथ और कम खर्चे में हो जाता है। इसमें सामानों के परिवहन में जो देरी होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। और इसके बाद देखिए, देश की सबसे जो बड़ी पाइपलाइन है वो गुजरात के हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है और यह जो है मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से निकलती है। जल परिवहन के बारे में जानते हैं। तो जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता साधन है और ये परिवहन जो है वो साधनों में ऊर्जा और पर्यावरण के हिसाब से है, अनुकूल है। और इसी के अंतर्गत देखिए, आंतरिक जल परिवहन होता है और समुद्री परिवहन होता है। तो आंतरिक यानी कि अपने देश के भीतर ही नदियों के माध्यम से जो परिवहन होता है, और एक देश से दूसरे देश के बीच जो परिवहन होता है वो जो है ज़्यादातर समुद्री मार्ग से होता है। और वायु परिवहन में सबसे तेज़ और आरामदायक ये परिवहन है, आने जाने का साधन है। और 1953 में 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इंडियन एयरलाइंस और अन्य मतलब कई निजी एयरलाइंस हैं, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, वो मिश्रित है, यानी कि सरकारी माध्यम से भी व्यवस्थाएं होती हैं और प्राइवेट माध्यम से ही, निजी माध्यम से भी सुविधाएं व्यवस्थाएं होती हैं। आपने देखा होगा, सरकारी अस्पताल भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं, सरकारी स्कूल भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। तो इसी तरह से जो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं भारत में, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अब देखिए, संचार की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनमें क्या होता है कि सूचना का जो प्रसार होता है, आदान प्रदान होता है, इसी का मुख्य कार्य है संचार सेवा। इसमें भी निजी संचार होता है, डाक संचार होता है, जन संचार होता है। तो निजी संचार में जैसे दो लोगों के बीच संदेश का जो हस्तांतरण है, प्रेषण है, वो भेजने की जो प्रक्रिया है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, डाक पत्र है, व्यक्तिगत संचार के ये उदाहरण हैं। फिर इसमें देखिए, डाक संचार में क्या होता है कि भारत का जो डाक संचार तंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा तंत्र है। भारतीय डाक नेटवर्क संचार और सूचना जो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत पोस्ट विभाग के द्वारा इसको संभाला जाता है। और डाक संचार को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। और प्रथम श्रेणी में कार्ड और लिफाफा है, बंद चिट्ठी है, ये सब आती हैं। और द्वितीय श्रेणी में जैसे रजिस्टर्ड पैकेट है, किताबें हैं, अखबार है, मैगजीन है, ये सब इसमें शामिल हैं। और मेल संचार होते हैं, ये बड़े शहरों में डाक संचारों में तेजी लाने के लिए राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, पार्टी चैनल, दस्तावेज चैनल के मार्ग में इसको अपनाया जाता है। देखिए, जनसंचार क्या होता है?
तो ये मनोरंजन का एक साधन भी है और तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता ये पैदा करता है। जनसंचार में रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र है, इंटरनेट है, पत्रिकाएं हैं, किताब हैं, फिल्म है, ये सब जनसंचार के साधन हैं। अब व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब दो देशों के बीच, राज्य व देशों के बीच जब व्यापार होता है तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार। और 1991 में उदारीकरण की शुरुआत के बाद क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलाव आया। भारत में मैंगनीज, चाय, चमड़ा का जो सामान है, कहवा, अनाज जो है, इन सबका निर्यात किया जाता था, जबकि पेट्रोलियम को आयात किया जाता है। तो आयात मतलब मंगवाना, जैसे भारत किसी देश से कोई सामान मंगवाता है तो आयात करता है, और अपने देश से जब सामान भेजता है तो वो निर्यात कहलाता है। तो इसी तरह से जब किसी देश में तमाम सुविधाएं होती हैं तो लोगों का आकर्षण बढ़ता है और लोग आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। जैसे मंदिर हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, आकर्षण वाले जो भी क्षेत्र हैं, जैसे ताजमहल है, तो तमाम चीज़ें हैं भारत देश में जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनती हैं। तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, इससे देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। तो इस पाठ में यही है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं हैं उनके बारे में जानकारी है, और उन्हीं से जुड़ा हुआ कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत की पहली ट्रेन कब और कहाँ से शुरू की गई? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस रास्ते से, मार्ग से होता है? तो समुद्री मार्ग से होता है। कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? रेल परिवहन। और अगला प्रश्न है, इनमें से संचार का माध्यम कौन सा है? तो दूरदर्शन है। और अगला प्रश्न है, दिल्ली व अमृतसर के बीच प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड पेशावर से कोलकाता है और जिसे भारत में NH 1 के नाम से जाना जाता है, जिसे किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। और अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन कब बना? 1960 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी 1700 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन गुजरात के हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से। और अगला प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। और अगला प्रश्न है, कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कांदला स्थित है। इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।